Hello everyone. Once again I am here with a new lesson of Indian Constitution. In this video we will discuss about preamble. इस वीडियो में हम लोग preamble के बारे में डिस्कस करेंगे. हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. संविधान सभा, संविधान का निर्माण, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. जो मेरे न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा. कहीं डाउट जाए तो आप मुझे 5 to 7 आप लोग कॉल कर सकते हो. तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का कोर्स हम लोग. और जो न्यू है वो उनको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. देयर आर सम अदर डिटेल ऑफ माई कोर्स. यू मे नो मोर अबाउट मी फ्रॉम हेयर. यहाँ आप देख सकते हो मेरे बारे में, आपको जो भी देखना है जान सकते हो. मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है. ये जो मेरा कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स, पीएससी, स्टेट पीएससी, वन डे ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है. आप इसको देखिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए. लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स रिप्रेजेंटेड बाय मी श्रुति सिन्हा. चलिए, जैसा कि हमारा प्रस्तावना है तो एक बार हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं कि क्या है ये. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं. जब आप इस प्रस्तावना को एकदम दिल से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा फील होगा, एकदम प्राउड फील करोगे अपने इंडियन होने पे. तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा. देखिए, एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो रही है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ है आपका 26 नवंबर 1949 को. संविधान सभा के द्वारा इसको कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को. ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे. हम नेक्स्ट आ जाते हैं अब सीधा कि प्रस्तावना है क्या. देखिए, प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है, हमारे संविधान का परिचय पत्र है, एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. प्रियम्बल क्या है? हमारे संविधान का एसेंस है. और परिचय पत्र एन.ए. पालकीवाला, ये बहुत बड़े वकील थे, बहुत मेन केस ये लड़े हैं और संविधान में कई संशोधन करवाए हैं. तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था. यहाँ से क्वेश्चन आता है. देखिए, अब कोई पर्सन है, जैसे आप हो, आपका जन्म हुआ तो पहले आप बने, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी बनती है, आई कार्ड बाद में बनता है ना. तो जैसे कि यहाँ पे भी इसे बोला गया कि संविधान का परिचय पत्र, तो संविधान की आइडेंटिटी है ये, तो कब बनेगा? संविधान बनने के बाद बनेगा. तो यहाँ से आता है एमसीक्यू, पीटी में भी आता है, तो आप लोग इसको आराम से यहाँ से अब मेरी बात ध्यान में रखना कि चूँकि यह परिचय पत्र है किसका? संविधान का, तो इसीलिए संविधान के बाद बना था. क्वेश्चन पूछता है क्या प्रस्तावना का निर्माण संविधान के साथ हुआ था? तो नहीं, इसे संविधान के बाद इसका निर्माण हुआ, इसको बाद में अपनाया गया है, संविधान में जोड़ा गया है और बोला गया कि ये संविधान का भाग है. तो यहाँ पे अब आप लोग गलत नहीं करोगे आंसर कि संविधान पहले आया या प्रस्तावना पहले आया. तो कौन पहले आया? आपका संविधान पहले आया. ठीक है. और ये हमको क्या बताता है? संविधान का सार बताता है. हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ उसकी प्रकृति कैसी है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हमको ये बताता है. देखिए, प्रस्तावना सर्वप्रथम सबसे पहले प्रस्तावना किसने अपनाया था सारे देशों में? तो अमेरिका ने अपनाया था. अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया गया. फिर जैसे जैसे अलग अलग देशों ने अपने संविधान का निर्माण हुआ, कई देश वहाँ से प्रस्तावना को लेकर अपने देश के संविधान में जोड़े. तो हमारा भारत देश भी ऐसा है जो अमेरिका से प्रस्तावना को लिया है. ये भी आप पढ़ चुके हो, लास्ट क्लास में ही पढ़े हैं हम लोग. फिर देखिए,
प्रस्तावना से पूछेगा, सिर्फ अगर प्रस्तावना की बात आती है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जिस भाषा में ये लिखा गया है, इसके जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, वो भाषा शैली कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि इसमें ये तो लिखती हूँ मैं कि हाँ ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को सबसे पहले शामिल किया था। एक नोट करके आप लोग ऐड कर लेना कि प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। देखिए हमारा जो आज के डेट का प्रस्तावना है ना, ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। उसी का संवर्धित रूप है ये। उसी में थोड़ा सा सुधार करके और फिर उसको प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया है। इसीलिए चूँकि नेहरू उस समय इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किए थे, इसीलिए आज के हमारे प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो पहले, इसीलिए हम ज़्यादा इसमें नहीं देखेंगे। हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है हमारा प्रस्तावना के तत्व। देखिए प्रस्तावना के मूल रूप से 3 तत्व हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। सत्ता का स्रोत या संविधान का स्रोत बोल सकते हो आप। संविधान या सत्ता का स्वरूप कैसा हो हमारे देश में, और हमारे संविधान या सत्ता का उद्देश्य है क्या। सत्ता की जगह आप लोग संविधान वर्ड भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए हमने प्रस्तावना का फर्स्ट वर्ड पढ़ा, हम भारत के लोग। तो हमारे संविधान का स्रोत भी वही है, जनता है। हम भारत के लोग यानी भारत की जनता क्या है, संविधान का स्रोत है। क्यों? क्योंकि निर्माण किसने किया है, आपका संविधान सभा ने। संविधान सभा में कौन था, सारे भारतीय थे। तो भारत की जनता ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया ना, इसीलिए कहा जाता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है। ठीक है। जब आपसे ऐसे पूछे कि हम भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है या संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तब आप फिर जाओगे ब्रिटेन, या फिर पूछे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तब आप जाओगे अमेरिका पे। सीधा पूछता है आपसे क्वेश्चन कि संविधान का स्रोत क्या है या हमारे देश में सत्ता का स्रोत क्या है, तो जनता। सब जानते हो आप लोग, इलेक्शन होता है और आप चुनते हो अपने प्रतिनिधि को, और फिर उन्हीं के द्वारा देश में शासन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारी देश की जो जनता है वो कौन है, हमारे संविधान का स्रोत है। नेक्स्ट जो तत्व है इसका वो है, देखिए स्वरूप। हमारे देश में संविधान का स्वरूप कैसा हो, तो देखिए समाजवादी हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो हमारा देश, समाजवादी हो, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये सब क्या है, एक एक वर्ड का मीनिंग है, हम आगे में अभी डिस्कस करेंगे। संविधान का उद्देश्य क्या है, तो देखिए न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, एकता और अखंडता, ये सारे हमारे संविधान का उद्देश्य है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी आगे एक एक वर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्याय, कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आय। स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 तरह की स्वतंत्रता की। समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात की गई है, और बंधुता की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट है संविधान का स्रोत। तो मैंने बताया आपको, हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्यांश हम भारत के लोग प्रमाणित करता है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारतीय जनता है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है जिसको यह क्या करता है, प्रस्तुत करता है हमारे सामने। तो संविधान का स्रोत भारत की जनता। देखिए अब है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या मतलब होता है, संपूर्ण का मतलब पूरा, पूरी तरीके से। प्रभुत्व संपन्न मतलब स्वयं का प्रभु है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, मतलब भारत स्वयं का प्रभु है। स्वयं के निर्णय, वो जितने भी निर्णय होते हैं, आंतरिक निर्णय, बाह्य निर्णय, सारे वो स्वयं लेते हैं। आंतरिक निर्णय में कैसे आ जाते हैं, भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संबंधित निर्णय। और बाह्य निर्णय में मित्र, शत्रु या सहयोगी, किस देश को भारत को किस देश के साथ मित्रता करनी है, किसके साथ शत्रु है, कौन सहयोगी है, इन सारी चीज़ों का निर्णय भारत खुद लेता है।
कोई भी विदेशी हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। और जहाँ तक राष्ट्रकुल का प्रश्न है, तो भारत उसे स्वाधीन राष्ट्रों के एक संगठन के रूप में देखता है, ना कि ब्रिटिश राज्य के विस्तार के रूप में देखता है। जैसे आपका राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है हमारा भारत, उसके बाद कॉमनवेल्थ नेशन में है हमारा भारत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। सारे अपने स्वाधीन राष्ट्र हैं और वो सब मिलकर एक संगठन बनाए हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन क्या करे या कोई भी अदर राष्ट्र क्या करे, भारत के आंतरिक मामलों में या बाहरी मामलों में जो भी उसका निर्णय होगा उसमें इंटरफेयर करे। संप्रभु का मतलब इतना समझिए, भारत स्वयं का प्रभु है, उसके जितने भी डिसीज़न होते हैं वो खुद के होते हैं, चाहे वो बाहर के हों या फिर आंतरिक डिसीज़न हो। देखिए, समाजवादी शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी नीति बनाना। किसके लिए? भारत की जनता के लिए। सबको समानता का अधिकार देना, जितने भी दुर्लभ व मजदूर वर्ग है उनके उत्थान की नीति बनाना, ये सब क्या कहलाता है? समाजवादी कहलाता है। समाजवादी शब्द पहले हमारे देश के संविधान में नहीं था। ये 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया है। समाजवाद भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद। देखिए, मार्क्सवादी जो समाजवादी थी उसमें ऐसा था कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध है, वो इक्वली पूरे जनता में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे अगर आपके पास 200 रुपये हैं और 200 जनता है तो सबको एक एक रुपये आप बांट दो, ऐसा था आपका मार्क्सवादी। लेकिन जो लोकतंत्र वाला है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, उसमें कहा गया कि नहीं, अवसर के द्वारा, प्रतिष्ठा के द्वारा और अवसर के द्वारा सभी में क्या किया जाएगा? संसाधनों का बंटवारा किया जाएगा। मतलब सबको समान अवसर दिया जाएगा और जो उस लायक होगा उसको वो संसाधन दिया जाएगा। ये कहता है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इसीलिए भारत में क्या है आपका? भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। दूसरी चीज़ें, जो आपका मार्क्सवादी था समाजवाद, उसमें क्या होता था, किसी भी बात को अगर जनता को मनवाना है तो वो हिंसा, क्रांति और संघर्ष के माध्यम से अपने समाज की ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन लोकतंत्र में क्या है? कानून और नियम के माध्यम से किसी भी नियम कानून को, किसी भी योजना को लागू कराया जाता है। किसके माध्यम से? कानून और नियम के माध्यम से। तो ऐसा कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने DS नकारा बनाम भारत संघ के मामले में ये स्पष्ट किया कि भारतीय समाजवाद जो है वो गांधीवादी और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है। मतलब समाजवाद, मैंने क्या बोला, नियम कानून के द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी योजनाओं को प्राप्त करते हैं। और मार्क्सवाद क्या था? हिंसा के द्वारा, संघर्ष के द्वारा, क्रांति के द्वारा। और गांधी जी हमारे क्या थे? गांधी जी थे धरना प्रदर्शन करके, कोई मांग पूरी नहीं हो रही, चलो भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। तो आप देखते हो कि हमारे भारत में भी आज हड़ताल होता है। तो इसीलिए भारत का समाजवाद कैसा है आपका? गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का मिश्रण है। क्योंकि यहाँ हड़ताल करके भी अगर आपकी मांगें नहीं पूरी हो रही हैं तो जनता क्या करती है? हड़ताल करती है, विरोध करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे थोड़े से लक्षण आपको मार्क्सवादी के भी दिखते हैं, गांधीवादी के भी दिखते हैं, और ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं? तो लोकतांत्रिक समाजवाद बनाते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल आप लोग को क्लियर होगा कि लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कोई भी जो योजना है वो कानून और नियम कानून के माध्यम से ही लागू करवाई जाती है। यहाँ जो सभी को समान अवसर दिया जाता है और सब अपनी प्रतिष्ठा के आधार पे, अवसर के आधार पे जिसको भी जो रिसोर्सेज प्राप्त करने हैं वो कर लेते हैं। अब है हमारा पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष का सिंपल सा मतलब है आपका कि हमारे देश का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, यहाँ पे सभी धर्म को समान मान्यता प्राप्त है। धर्म निरपेक्ष शब्द जो है ये भी हमारे संविधान में, पंथ निरपेक्ष या यहाँ पे धर्म निरपेक्ष, दोनों का सेम मीनिंग होता है। आप पंथ निरपेक्ष भी बोल सकते हो और धर्म निरपेक्ष भी बोल सकते हो। जब हमारे मूल संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें ये शब्द नहीं जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ये हमारे संविधान में प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन देखिए, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आप लोग पढ़ोगे आगे कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। लेकिन अलग से एक पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।
तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि राज्य की सबसे प्रमुख पहचान यह है कि यह न तो किसी धर्म विशेष को राजकीय धर्म का दर्जा देता है और न ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। यहाँ इसका मतलब हुआ कि भारत देश का कोई एक धर्म नहीं है और यहाँ की जो नागरिक है वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हिंदू है, अगर वो मुस्लिम में जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिख में जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ईसाई में मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है उन पे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत देश के नागरिकों को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा लोकतांत्रिक। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जितनी भी शक्ति है वो जनता में निहित है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र वह देश है जहां जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो जाकर क्या करते हैं, शासन करते हैं, हमारे देश के लिए नए कानून बनाते हैं, सारी चीज़ें। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का शासन यहाँ के नागरिकों के द्वारा चलाया जाता है। जनसंख्या चूँकि अधिक है इसीलिए भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र दो टाइप का हो जाता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनमत संग्रह का प्रावधान है, मतलब सारी जनता स्वयं इकट्ठा होकर और फिर क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वोटिंग सिस्टम है, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो फिर क्या जाकर चुनते हैं, हमारी सरकार को चुनते हैं। इसीलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपका स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक का मतलब समझ में आ गया होगा कि भारतीय लोकतंत्र उदारवादी है और आर्थिक न्याय के कारण समाजवादी लोकतंत्र के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है। लोकतंत्र शब्द का अर्थ ही होता है कि जनता का शासन। नेक्स्ट आते हैं हम गणराज्य। देखिए, गणराज्य शब्द का अर्थ, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गणराज्य, कोई देश गणराज्य है वो कैसे डिसाइड किया जाए। तो समझ लीजिए, 3 बातों पे डिपेंड करता है। गणराज्य का मतलब होता है कि उस राष्ट्र का जो है वो एक राष्ट्राध्यक्ष होगा। वो जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा और निश्चित समय के लिए होगा, अनुवांशिक नहीं होगा। जहाँ पे अगर राष्ट्र का अध्यक्ष अनुवांशिक हो गया, वहाँ पे क्या होता है, आप राजतंत्र होता है, जो आपका ब्रिटेन में है। ब्रिटेन की महारानी आज भी हैं या महाराजा प्रिंस जो भी रहते हैं वो, लेकिन भारत में क्या है, आपका निर्वाचित होता है। तो इसीलिए भारत एक कैसा देश है, भारत गणराज्य है। गणराज्य का मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं और एक निश्चित समय के लिए होते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, भारत को गणराज्य कहा जाता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर वो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता रखता हो तो वो हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं संविधान के उद्देश्य पे। तो पहला उद्देश्य जो है वो है न्याय। तो नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। यहाँ आप सामाजिक न्याय से क्या समझते हो, मतलब किसी को भी छुआछूत, भेदभाव ये नहीं किया जाएगा, किसी के बीच में ऊंच नीच, अमीर गरीब ये सब चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। इन सब के आधार पे उनको सामाजिक के मुख्य धारा से वंचित नहीं किया जाएगा। और जो लोग थोड़े से समाज की मुख्य धारा से वंचित है तो उनको भी औरों के समान लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया गया। बहुत सारी तरह के उपाय करती है सरकार, योजनाएं लाती हैं सामाजिक न्याय के अंतर्गत, ताकि जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनके लाइफ स्टाइल को ऊपर लाया जा सके, उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। ठीक है, आर्थिक न्याय में क्या होता है, आय की असमानता को दूर करना, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट मनरेगा जैसे कार्यक्रम चला रही है ताकि सब लोगों को आय के समान अवसर प्राप्त हो सके। राजनीतिक न्याय में है मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी हमारे देश में सभी को प्राप्त है। किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो देखिए, उद्देश्य में प्रथम उद्देश्य क्या है आपका, न्याय। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है, संविधान में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इससे ज़्यादा इस टॉपिक से घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखिए, दूसरा उद्देश्य है विचार
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना दूसरा उद्देश्य है। देखिए, स्वतंत्रता प्रदान करना, ये जो स्वतंत्रता वर्ड है हमारी प्रस्तावना के अंदर, यह फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहाँ से ये शब्द लिया गया है। तो आपसे बिल्कुल पूछेगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो स्वतंत्रता की बात की गई है, जिस स्वतंत्रता की बात की गई है, वह कहाँ से ली गई है आपकी? तो फ्रांस की क्रांति से ली गई है। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था पहला उद्देश्य, उसमें जो पढ़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये जो न्याय शब्द है ये रूस की क्रांति से ली गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको प्लीज़। तो देखिए किस तरह की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। जिस क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्म में मैं बोलती जा रही हूँ कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछता है, वैसा पूछता है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। आप MCQ सॉल्व करके देखना। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जब आप आगे पढ़ोगे हमारे मौलिक अधिकार में, तो वहाँ जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया गया है। तो 19 वाली जो स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें कुछ टाइम पे जैसे आपातकालीन प्रावधान वगैरह होते हैं, तो आगे मैं पढ़ाऊँगी, तो उस पर क्या किया जाता है? रोक लगाया जाता है। वहीं अगर 25 से 28 तक की बात होती है तो वो नहीं किया जाता। उसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है और वहाँ किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं किया गया है। तो देखिए, विचार की स्वतंत्रता से क्या मतलब हुआ? आपके मन में जो भी विचार आता है आप उसको प्रकट कर सकते हो। अभिव्यक्त मतलब होता है उसको प्रकट करना। विचार आया, आपने विचार किया कुछ, उसको अभिव्यक्त कीजिए, विश्वास कीजिए। धर्म, किसी भी धर्म को मानिए आप, हर चीज़, पूजा पाठ, उपासना की स्वतंत्रता। उद्देश्य यही है हमारे संविधान का कि किसी भी व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और कहाँ से ली गई है ये? तो फ्रांस की क्रांति से ली गई है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा उद्देश्य, और वो क्या है? व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध कराना। ये भी हमारे फ्रांस से लिया गया है। आप लोग ऐड कर लेना यहाँ पे कि व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना में? तो फ्रांस से लिया गया है। देखिए, सभी व्यक्ति को समान प्रतिष्ठा दिया जाए, उनको समान अवसर उपलब्ध हो, इन सब का ध्यान किसको रखना है? हमारे देश के संविधान में वर्णित है कि किसी भी आधार पे, जातिवाद के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पे किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप लोग से देखिए, आप लोग सब सारे एग्ज़ाम्स देते हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है आपसे। सबका इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब किस में लिखा है? हमारे संविधान में लिखा है कि व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, सबको समान प्रतिष्ठा दिया जाएगा और सबको समान अवसर की उपलब्धता होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक विभिन्न प्रकार की समानताएं उपलब्ध कराई गई हैं और असमानताओं का निषेध किया गया है, जैसे अस्पृश्यता का अंत। ये हम पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल 17 में है। तो जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे आर्टिकल के बारे में देखेंगे। आप लोग अभी बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ यहाँ से आप ये समझिए कि हमारी प्रस्तावना है क्या। चौथा उद्देश्य है हमारे संविधान का बंधुत्व की भावना का विकास करना। ये भी फ्रांस की क्रांति से लिया गया है और वहीं से यह पूरे विश्व में फैला। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने पर बल दिया गया है। बंधुता का दूसरा अर्थ है जो एकता या बंधुता राष्ट्र विरोधी भावनाओं पर आधारित हो, भारत के नागरिकों को उससे बचना चाहिए। बंधुता वास्तव में वही है जो राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखे। आर्टिकल 51 का नीति निर्देशक तत्व है, उसमें पढ़ेंगे आप लोग कि नागरिकों का यह मूल कर्तव्य है कि भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदों से परे हो। आर्टिकल 51 के क में क्या है? आपका मूल कर्तव्य है, जो 1976 में इसको भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये सब आप लोग घबराइएगा नहीं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं परेशान मत होना। अभी सिर्फ आप इतना माइंड में रखो कि
कि हम प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय, कौन से आदर्श, क्या उसका उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आर्टिकल 51 का आपका आया तो आप घबरा मत जाना कि ये क्या होता है, मूल कर्तव्य क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। प्रस्तावना हम अभी कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ इतना समझिए आप लोग, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो इतना था हमारा उद्देश्य। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा तत्व में, तो सबसे पहले स्रोत पढ़े। तो प्रस्तावना का स्रोत क्या है आपका, भारत की जनता प्रस्तावना का स्रोत है। प्रकृति या स्वरूप कैसी होनी चाहिए, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत जो है वो, भारत देश स्वयं का प्रभु है, अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय भारत स्वयं लेता है। समाजवादी का मतलब है कि यहाँ आपके समाज के लिए कल्याणकारी नीति बनाना, मजदूर वर्ग के उत्थान की नीति बनाना, समाज की विकास की नीति बनाना। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत जो है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई एक धर्म नहीं है, इसमें विभिन्न अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सबको समान अधिकार है किसी भी धर्म को मानने का और उस पर विश्वास करने का। लोकतांत्रिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत एक लोकतंत्र देश है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो है भारत की शासन की शक्ति किस में निहित है, आपकी जनता में निहित है। गणराज्य है क्योंकि यहाँ का एक राष्ट्राध्यक्ष है जो आपका क्या है, राष्ट्रपति होते हैं। वो अनुवांशिक नहीं, निर्वाचित होते हैं और फिक्स समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए होते हैं। और कोई भी नागरिक जो आपके जिस योग्यता रखता हो राष्ट्रपति के पद की, वो हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हो सकता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने उद्देश्य पढ़ा, न्याय के बारे में पढ़ा, न्याय प्रदान करना, कितने तरह की न्याय की बात की गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, कितने तरह की स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। मेरे जो स्टूडेंट हैं मैं PDF उनको सेंड कर दूँगी, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। कुछ डाउट जाएगा तो मैं फिर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं कॉल पे भी समझा दूँगी। अब देखिए, अब बात आती है प्रस्तावना में संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है क्या प्रस्तावना संशोधनीय है। तो सबसे पहले एक बात बताओ आप कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो हाँ है। सबसे पहले 1973 में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मतलब 73 तक ऐसा था कि सर्वोच्च न्यायालय का यही डिसीजन रहता था कि नहीं, संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो जब ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें हम संशोधन कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं संशोधन। लेकिन वर्ष 73 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद होता है। केशवानंद भारती रहते हैं, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यह स्पष्ट करते हैं कि क्या है, संविधान का भाग है। प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग है। कब से भाग बना, तो 1973 में। और जब ये संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। तो संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का पूरा अधिकार दिया गया। कब से दिया गया, 73 से दिया गया। देखिए, कब तक नहीं था क्वेश्चन आएगा तब भी आप 73 लोगे, क्योंकि 73 तक सुप्रीम कोर्ट का यही मत रहता है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही 73 में केशवानंद भारती केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देती है कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसीलिए संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात ही संसद ने 42वां संविधान संशोधन कर संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े थे। और वो शब्द क्या थे आपके, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। ये 3 शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद 76 में जोड़ा गया। 73 से संविधान में क्या बोला गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन 73 तक क्या बोला जाता था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अच्छा, अगर केस पूछ देगा तो आप क्या बोलोगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ये कहा गया था कि संविधान जो है वो प्रस्तावना जो है वो क्या है, संविधान का भाग है। और अगर पूछता है कि 3 वर्ड कब ऐड किए गए थे, तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तीनों वर्ड ऐड किए गए थे। इतना आप लोग पढ़ना, रिवीजन करना। कुछ भी डाउट जाता है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना आप लोग। जहाँ तक होगा मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है वो भी कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर।
और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं PDF भी सेंड कर दूँगी और नोट्स भी सेंड कर दूँगी, उसको पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और फिर नोट्स बनाइएगा। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग का संडे को टेस्ट है ना, पॉलिटी का, तो आप लोग प्रिपेयर रहना बिल्कुल भी। और जिसका भी 90% से कम मार्क्स आएगा उसको फ़ी पे 100% GST, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।